ईरान, इजरायल और यूएस के बीच में वॉर चल रही है और क्या पूरी दुनिया इसमें शामिल हो सकती है? क्या यह तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, एक्चुअल में विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? क्या ईरान और इजरायल पहले से ही दुश्मन थे? अब बात आती है आज की, कैसे शुरू हुआ ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध। ईरान इजरायल के बीच चल रही इस वॉर में यूएस क्यों आ गया? इसमें उसने क्या फायदा देखा? इस वॉर को ग्लोबल क्राइसिस बनाने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या किरदार है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी है? अब बात आती है इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। फॉर द नेक्स्ट 10 years इस युद्ध के क्या इफेक्ट्स होंगे? आपको क्या लगता है, एक साथ सारे देश टूट पड़ने पर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है? रॉन्ग। जब अलग अलग वर्ल्ड पावर्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक दूसरे से फाइट करने लगती है, तब एक वॉर वर्ल्ड वॉर बन जाती है। अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं। क्या ईरान और इजराइल पहले से ही दुश्मन थे? इसके लिए हम ईरान की हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफी नॉर्मल थे। उस टाइम ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का रूल था। In Tehran, the resplendent Golestan Palace is the setting for the 40th birthday celebration of Shah Mohammad Reza Pahlavi, who receives the felicitations of the diplomatic corps and leaders of the government and the military. जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स, विमेन राइट्स, एजुकेशन और इकोनॉमी को मॉडर्न बनाया। ईरान यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रॉन्ग एलाई भी था, लेकिन प्रॉब्लम्स थी करप्शन, रिच पुअर गैप और पॉलिटिकल फ्रीडम जीरो। इस वजह से 1978-79 में मास प्रोटेस्ट हुए, जो इरानियन रिवॉल्यूशन में बदल गए। इस रिवॉल्यूशन के लीडर रूहुल्लाह खुमैनी बने। रिवॉल्यूशन के बाद ईरान मोनार्की से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और तभी से ईरान के रिलेशंस यूएस और इजराइल के साथ खराब हो गए। अब बात करते हैं ये युद्ध क्यों शुरू हुआ। America is still the great Satan. ईरान ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट सैटन बोलता है और इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस वजह से ईरान और इजराइल के बीच आइडियोलॉजिकल राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ओपन थ्रेट मानते हैं। वॉर के दो मेन रीजंस है, प्रॉक्सी ग्रुप्स इन सिक्योरिटी थ्रेट। प्रॉक्सी ग्रुप्स, ईरान इजराइल के अगेंस्ट लड़ने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज। ये ग्रुप्स डिकेड्स से इजराइल पर अटैक्स कर रहे हैं, इसलिए इजराइल ईरान को इनका मेन बेकर मानता है। दूसरा है सिक्योरिटी थ्रेट। इजराइल का कहना है कि जब तक ईरान वीक नहीं होता, तब तक वह इन मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता रहेगा। इस रीजन से इजराइल ईरान पर अटैक करता है। पर इस सब में यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट कैसे बना? इस वॉर का एक इम्पोर्टेंट रीजन न्यूक्लियर इश्यू है। इसके सेंटर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। इस ट्रीटी का सिंपल गोल है न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड रोकना। एनपीटी के 3 मेन पॉइंट्स है। पहला है, नई कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। दूसरा, जिनके पास पहले से वेपन्स है वो उनका यूज कम करे। और तीसरा है, न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ पीसफुल काम के लिए यूज करे। अराउंड 191 कंट्रीज ने एनपीटी साइन किया है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने साइन नहीं किया। ईरान ने एनपीटी साइन किया है, इसलिए वो लीगली न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता, सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब दुनिया को लगता है कि ईरान लिमिट से ज्यादा यूरेनियम स्टोर कर रहा है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ हिंट देता है। यूनाइटेड स्टेट्स का क्लियर स्टैंड है, मिडिल ईस्ट में कोई भी नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनना चाहिए। जब यूएस ईरान नेगोशिएशन फेल हो जाती है और इजराइल को लगता है कि ईरान बॉम्ब के बहुत करीब है, तब इजराइल यूएस के सपोर्ट से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स पर अटैक कर देता है। यही से यूएस ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाता है। यह वॉर ग्लोबल क्राइसिस कैसे बनी? 6 साल पहले अमेरिकन न्यूज चैनल वॉक्स ने ये न्यूज कवर की थी कि यूएस और ईरान एक टाइनी वाटरवे के लिए लड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो लेकिन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का रोज
इसी रूट से पास होता है, लगभग 20 मिलियन बैरल डेली। भारत के लिए ये रूट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का नियरली 40% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। अगर ईरान इस रूट को कम्प्लीटली क्लोज कर देता तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस दोनों शॉक में चले जाते। लेकिन ईरान ने टोटल शटडाउन नहीं किया। जो कंट्रीज अभी ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस में है, जैसे इंडिया और चीन, उनके शिप्स को पैसेज मिल रहा है। वहीं यूएस, इजराइल और यूरोप के लिए ये रूट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अपने हिसाब से समझते हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे ही वॉर जैसी क्राइसिस होती है, सबसे पहला इम्पैक्ट हमेशा स्टॉक मार्केट पर आता है। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। 2003 में इराक वॉर में ग्लोबल मार्केट शार्पली गिरा। उसके बाद रिसेंटली रूस यूक्रेन वॉर में भी यही हुआ। बड़ी कंपनियों का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और रॉ मटेरियल प्राइसेस पर डिपेंड करता है। जब इसमें एक भी फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो चेन रिएक्शन आता है और इसका इफेक्ट हर बिजनेस पर पड़ता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग और पॉवर्टी। जब सप्लाई चेन्स टूट जाती है तो सबसे पहले रोटी महंगी होती है। एनर्जी शॉर्टेज की वजह से बिजली और फ्यूल के दाम ऊपर रहते हैं। गरीबी बढ़ती है और गवर्नमेंट्स एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर पर खर्च कम कर देती है। जिंदगी सिर्फ महंगी नहीं होती, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। तीसरा हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। बॉम्ब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिराते, वो फ्यूचर को भी डीले कर देते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स सब बर्बाद हो जाते हैं। रीबिल्ड करने में डिकेड्स लग जाते हैं और कंट्रीज 10-20 साल पीछे चली जाती है। एनवायरनमेंट, वॉर का एक साइलेंस विक्टिम होता है नेचर। वेपन से पॉल्यूशन होता है, फार्मलैंड बेकार हो जाती है। क्लाइमेट गोल्स पीछे छूट जाते हैं क्योंकि सर्वाइवल पहले आ जाता है। ग्लोबल पावर शिफ्ट, हर बड़ी वॉर के बाद दुनिया का बैलेंस बदल जाता है। कुछ देश अपनी पावर खो देते हैं, कुछ नए सुपर पावर्स बनकर उभरते हैं। अलायंसेस टूट जाती है, नए ग्रुप बनते हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म लेता है, लेकिन स्टेबिलिटी के बिना। चाहे गोलियां कुछ सालों में शांत हो जाए, लार्ज स्केल वॉर के नतीजे कम से कम 10 साल तक दुनिया को हिलाते रहते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल डैमेज, मेंटल स्कार्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब वॉर के बाद भी जिंदा रहते हैं। वॉर खत्म हो सकती है लेकिन उसका असर नहीं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।